जाने तो मन्ना तू जुनून मेरा अनुशा की नंबर 28। जरदान शाह 1 घंटा सोने के बाद ही उठते अरीसे को देखने में मगन था, जिसका मासूम दिखे नकुश वाला रोशन चेहरा इसकी शिद्दतों की वजह से सुर्ख हो रखा था। वो कातिल आंखें जिन आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपने लिए प्यार देखना जरदान शाह की शदीद तरीन ख्वाहिश थी। इस पर लंबी खमदार पलकें इन आंखों की खूबसूरती को और सहर अंगेज बनाते जरदान की दुनिया हिला जाते। इन आंखों को रात से जरदान शाह बेशुमार बार चूमते अपनी तशनगी मिटाने की नाकाम सी कोशिश कर रहा था। अभी भी वो बेताबी से इस की आंखों को चूमते इसके गुलाबी होंठों पर झुकता नरमी से बार बार छूने लगा, जिस पर अरीसे ने नींद में ही इन पर हाथ रखते करवट ली। अरीसे काफी गहरी नींद में थी, इसीलिए जरदान शाह अपने दिल की सुनता अपनी मन मर्जियां करते इसे बार बार छू कर ये तस्दीक कर रहा था कि ये सब सच है, कोई ख्वाब नहीं। इससे पहले कि जरदान शाह अपने दिल के हाथों मजबूर होते अरीसे को जगा कर बिठा देता, जब इसे अजान की आवाज़ आई वो फौरन पास पड़ी चादर खुद पर लपेटे वॉशरूम की तरफ बढ़ा और शावर लेते बाथरूम से बाहर निकलते अरीसे को देखा, जो अभी भी अपना एक हाथ अपने गाल के नीचे और दूसरा तकिए पर रखे करवट लिए गहरी नींद सोती मासूम सी कोई मोमी गुड़िया लग रही थी। जरदान बेख्तियार इसकी तरफ बढ़ते इसके माथे पर लब रख गया। अरीजे उठ के नमाज पढ़ लो। जरदान ने इसके पास बेड पर बैठते नरमी से इसके गालों को सहलाते दुनिया जहां का प्यार समोए इसे जगाया, लेकिन अरीजे इतनी गहरी नींद में थी कि जरा सी भी हरकत न की। अरीजे क्यों मेरी जान का अजाब और बढ़ा रही ऐसे सोकर। जरदान ने इसके कान के पास जाते इस बार जानबूझकर अपनी आवाज़ को थोड़ा ऊंचा किया। जब अरीसे मुश्किल से अपनी गुलाबी आंखों को खोलती, एक पल के लिए जरदान को देखते दोबारा से आंखें बंद कर गई, लेकिन 1 सेकंड बाद ही इसने दोबारा पट से आंखें खोलकर जरदान की तरफ देखा, जो इस वक्त बाथरूम में भीगा भीगा सा इसके बिल्कुल पास बैठा था। आप मेरे कमरे में क्या कर रहे? वो भी ऐसे? अरीसे जल्दी से उठी चिल्ला कर बोली। इसका दिमाग अभी भी माजी में घूमता खुद को एक दिन पहले वाली अरीसे समझ रहा था, जब एक झटके से उठने पर इसकी नज़र खुद पर पड़ी और सेकंड के 1000वें हिस्से में इसे सब याद आया, और वो इतनी तेजी से खुद पर कंफर्ट लपेटती शर्म और हया से लाल होती बैकग्राउंड से टेक लगाए नजरें झुका गई। नमाज का टाइम निकल रहा, तुम शावर ले लो। जरदान शाह ने इसकी झुकी लरजती पलकों को देखते अपनी नज़रों का जाविया मुश्किल से बदलते अपने कदम ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ाए और कपबोर्ड से अपने लिए ब्लैक रंग का ट्राउज़र शर्ट निकालते चेंज करने लगा, जब तक अरीसे भी वॉशरूम में बंद हो गई थी। वो शावर लेने के बाद होश में आई कि वो अपने कपड़े लेकर ही नहीं आई, और तो और इसके पास तो यहाँ कपड़े हैं ही नहीं। अरीसे ने वॉशरूम में एक और बाथरोब लटकते देखा, जो यकीनन इसके लिए ही था। वो बाथरोब पहने दरवाजे को थोड़ा सा खोले बाहर झांकने लगी। जब जरदान शाह को कमरे में ना देखकर वो फौरन ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़े, ताकि वहां से कपड़ों का कोई ना कोई इंतजाम कर सके। अब वो टखनों तक आते बाथरूम में तो घूमने से रही। अरीसे ने जैसे ही कबर्ड खोली, वहां इसकी ज़रूरत की हर चीज़ देखकर वो अपनी गुलाबी नींद के डोरों से भरी आंखों को शौक से पूरा खोल गई। इनका क्या यहाँ पूरा साल रहने का इरादा है? वो कबर्ड में मौजूद अपनी हर चीज़ की अच्छी खासी तादाद को देखते खुद से बात करती हैरान हो रही थी। साल तो नहीं, हाँ, जब जब तुम मुझे टाइम नहीं दोगी उठाकर यहाँ ले आया करूँगा। जरदान इसकी खुद गुलामी सुनते मुस्कुराता हुआ इसके कंधे पर अपनी थोड़ी जमाए बोला। अरीसे डरती हुई सेकंड्स में लाल होते चेहरे से फौरन पीछे हुई। आ जाओ, नमाज लेट हो जाएगी, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जरदान अरीसे को बाथरूम में देखते एक गहरी नज़र डाले कमरे की तरफ बढ़ गया। जब अरीसे अपने लरसते बदन से कपबोर्ड की तरफ बढ़ी और 5 मिनट बाद लाइट पिंक कलर की शलवार कमीज में आहिस्ता आहिस्ता चलती जरदान शाह कि इसके लिए बिछाई जाए नमाज पर खड़ी होती, पूरी खुशनूदी से नमाज पढ़ने लगी। नमाज पढ़कर इसने मुख्तसर सी दुआ मांगी, क्योंकि इससे अभी भी अच्छी खासी थकावट के साथ साथ जरदान का सामना करने से अजीब सी शर्म महसूस हो रही थी।
फिर से नींद भी आ रही थी। जरदान अभी भी दुआ मांगने में मसरूफ था जब अरीजे उठती बेडशीट हटाते कबर्ड से दूसरी बेडशीट ले आई जो वो अपने कपड़े निकालते देख चुकी थी। अरीजे बेडशीट बिछाते दूसरी बेडशीट को जल्दी से ड्रेसिंग रूम में पड़ी बास्केट में रखते हाथ धोते दोबारा कमरे में आई और जरदान की तरफ देखती जल्दी से बेड पर लेटते खुद पर अच्छे से कंफर्ट लेते सोने की कोशिश करने लगी। जब जरदान दुआ मांगने के बाद अरीजे की इतनी मासूम सी चालाकी पर मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ा और कंफर्ट इसके चेहरे से पीछे हटाते इस पर फूंक मारते इसके माथे पर बोसा दिया। अभी सोना ना, मैं अभी आया। जरदान शायद शौक से अरीजे की तरफ देखते कमरे से बाहर निकल गई। अरीजे ने गैर महसूस तरीके से अपना हाथ अपनी पेशानी पर रखे जरदान के लमस को महसूस किया। वो अभी भी गुमसुम थी कि जरदान शाहनमाज पढ़ने के बाद इस पर फूंक मारते इसके दिल के सब तार हिला गया था। अरीजे को लग रहा था ये कोई और ही जरदान था जो इसके सामने आ रहा था। अरीजे इन्हीं ख्यालों में लेटी छत को गो रही थी जब जरदान नाश्ते की ट्राली लिए कमरे में दाखिल हुआ। अरीजे उठो, नाश्ता कर लो। जरदान शाने बेड के पास ही ट्राली रखते अरीजे को पुकारा तो वो होश में आई। मुझे भूख नहीं, आप करें, मैं उठ कर करूँगी, अरीजे ने करवट लिए ही कहा। अभी और सोना तो नामुमकिन है डियर, तो बेहतर है उठकर थोड़ी एनर्जी हासिल कर लो। जरदान शाह बॉयल अंडे को अपने प्लेट में रखते इसके कंफर्ट को थोड़ा खिसका गया। मुझे अभी सोना है, सो प्लीज़ मुझे तंग ना करें। अरीजे दोबारा से कंफर्टर ठीक करते अपनी आंखें मूंद गई। जब जरदान प्लेट साइड पर रखते अरीजे के ऊपर से कंफर्ट उतारते इसे कमर से पकड़ते बिठा गया। जरदान, अरीजे बस इतना ही बोल पाई जब जरदान शाह ने प्लेट में पड़े अंडे को आधा अपने मुंह और आधा अरीजे के खुले मुंह में डाला। चुपचाप खा लो, नहीं तो मेरे पास ये सब खिलाने के बहुत रोमांटिक से तरीके भी हैं लेकिन वो मेरी नाजुक जान से बर्दाश्त नहीं होंगे। तो बेहतरी इसी में है, अच्छे बच्चों की तरह मेरी बात मानो। जरदान अरीजे के गुलाबी लबों को नरमी से छूते अपने खतरनाक इरादों की एक झलक दिखाता पीछे हुआ। क्या लोगी? जरदान शाह ने जूस का गिलास इसकी तरफ बढ़ाते पूछा जो अपना दुपट्टा अच्छे से खुद पर पिलाती जरदान शाह से थोड़ा फासले पर होकर बैठ गए। जरदान ने ट्रॉली की तरफ इशारा करते पूछा जिसमें बॉयल अंडे, फ्राई अंडे और आमलेट के साथ ब्रेड, दूध, जूस के साथ कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स भी थे। सिर्फ फ्रूट्स लूँगी, अरीजे ने आहिस्ता आवाज़ से कहते इसके हाथ से गिलास लेकर खामोशी से जूस पीने लगी। साथ कुछ और भी लो। जरदान ने ब्रेड के साथ फ्राई एग की एक बाइट बनाते इसके मुंह के पास की जिसे अरीजे चुपचाप खा गई। वह इनकार करके जरदान जैसे बेबाक बंदे से पंगा नहीं ले सकती थी। नाश्ता करते ही जरदान ने इसे मेडिसिन दी जब अरीजे दोबारा बेड पर लेटने को तैयार थी। क्या मैडम, अब ये ना समझना दोबारा से सोने दूंगा, काफ़ी नींद पूरी कर चुकी है और रात से। जरदान ट्रॉली बाहर रख कर आया तो अरीजे को दोबारा सोने के लिए लेटते देख फौरन इस्तकाते बोला, मतलब अब नींद आने पर सोना भी नहीं? अरीजे गुस्से से कंफर्ट को पकड़े बोली जिसका एक सिरा जरदान के हाथ में था। नहीं, रात तुम्हारी बात मानते मैंने काफ़ी शराफत दिखाई थी लेकिन अब मेरा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं। जरदान कंफर्ट को अरीजे पर फेंकते अपनी बेबाक नज़र से अरीजे का ऊपर से नीचे तक जायज़ा लेते खिड़कियों की तरफ बढ़ा। इसके पर्दे आगे कर गया जो इसने फजर की नमाज से पहले ही पीछे किए थे। अरीजे जरदान के इरादे देखती फौरन उठकर कमरे से निकलने लगी। किधर? जब जरदान इसके दुपट्टे के पल्लू को पकड़ता पीछे खींचते इसकी कमर अपने सीने से लगाते इसके पेट पर अपना एक बाजू फोल्ड किए दूसरे से इसके दुपट्टे को उतारते पास पड़े सोफे पर फेंक गया। मेरा वॉक करने को दिल कर रहा। अरीजे ने फौरन बहाना सोचते शर्म से लाल होते चेहरे से अपनी सूजी गुलाबी आंखों की पलकें गिराए जरदान से खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। अपनी वेडिंग मॉर्निंग पर कौन बेवकूफ़ वॉक पर जाता है? जरदान इसके नम लंबे सिल्की बालों से उठती खुशबू को खुद में उतारते इसे पूरे जोर से बेचे सामने इसकी गर्दन पर फैले बालों पर लब रख गया। मैं जाती हूँ। अरीजे जरदान की बात सुने बिना फौरन बोली, चलो एक बात तो मानी तुमने? जरदान ने इसके कान की लौ को काटते आहिस्ता आवाज़ से झुकते ही कहा,
क्या मना। अरीजे का दिमाग जरदान के इतने करीब होने की वजह से बिल्कुल बंद हो चुका था, इसलिए वो बात को समझे बिना बोले, यही कि तुम बेवकूफ़ हो। जरदान हल्का सा कहका लगाते अरीसे की गर्दन पर दांत काढ़े मासूमियत से बोला, तो हूँ ही। अरीसे ने फिर बात को समझे बिना कहा। जब जरदान का फलक शिकाफ गहरा कमरे में गूंजा। आप मुझे बेवकूफ़ बोल रहे। अरीसे को जरदान के कहके पर अपने बोले गए अल्फाज का एहसास हुआ तो गुस्से से जरदान की तरफ हल्की सी मुड़ती बोली, मेरी इतनी हिम्मत कि अपने दिल की शहजादी को बेवकूफ़ बोलूं। जरदान इसे एक झटके से अपनी तरफ मोड़ते अपने हाथ इसकी कमर में डाले, इसे बिल्कुल बैंड कर गया। तो अरीसे को एकदम अपनी दुनिया घूमती महसूस है। जरदान इसके होंठों पर झुकते हल्की सी शरारत करते इससे थोड़ा सा दूर हुआ, जबकि अरीसे जरदान के खुद को एकदम घुमाने पर जल्दी से अपने हाथ इसके कंधे पर रख गई। हाँ मेरी जान, जो चाहे खुद को बोल सकती। अरीसे के घूरने पर जरदान दोबारा अरीसे के करीब हुआ तो वह एकदम दूसरी तरफ मुंह मोड़ते थोड़ी पीछे हुई। जरदान, मेरी कमर। ज़्यादा देर झुकने की वजह से इसकी कमर, जो पहले ही हल्की हल्की दर्द कर रही थी, इस पर खिंचाव पड़ने से दर्द बढ़ी तो बेख्तियार जरदान को पुकार गई। क्या हुआ? जरदान इसे फौरन सीधा करता बोला, मेरी कमर में बहुत दर्द है। अरीसे ने जरदान शौक की बेबाकियों से बचने के लिए जानबूझकर मामूली दर्द को ज़्यादा बनाया। ये दर्द अचानक मेरे पास आने से शुरू हुआ है ना? जरदान शाह जैसे ज़हीन बाज की नज़र रखने वाले इंसान से कुछ छुपना मुश्किल था। नहीं नहीं, सच में बहुत दर्द है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अरीसे ने अपने झूठ को सच करने के लिए ओवर एक्टिंग की हद करते जरदान के हिसाब से निकलते पास पड़े बेड पर बैठते कहा, बहुत दर्द है। जरदान अपनी मासूम बीवी की इतनी चालाकी पर मुस्कुराते हुए इसके पास बैठते बोला, जी तो क्यों ना ऐसा कुछ करूं जिससे नकली दर्द असली में बदल जाए और एक्टिंग ही अच्छी कर ले मेरी ये मासूम सी बेगम। जरदान इसके पास बैठते इसके बिना दुपट्टे के सरापे को अपनी नींद और जज्बों की शिद्दत से सुर्ख होती आंखों से देखते अपना हाथ इसी गर्दन पर रखते अंगूठे को अपनी रात की दी गई शिद्दतों पर नरमी से फेरते अपना माथा इसके माथे से टिका गया। सच्ची, इससे पहले कि अरीसे मजीद कुछ बोलते जरदान इसकी गर्दन पर रखे हाथ पर जोर देते इसके गुलाबी नम होंठों पर झुकते अपने अनाबी लबे पर रखता अपना दूसरा हाथ इसकी कमर में डाले अपने करीब करता इसकी आवाज़ के साथ इसकी सांसें भी रोकते इसे खामोश करवा गया। अरीसे जरदान को अपनी सांसें शिद्दत से खींचते देख कपकपाती इसकी शर्ट को कंधों से अपनी नम मुठियों में भर गई। जब जरदान इसके इस एक्ट पर मजीद मदहोश होता इसके होंठों को सख्त करते करते इनकी नमी खुद में उतारता अपने एक हाथ से इसकी धड़कनों को छूता इसे सर से पांव तक सुरख कर गया। अरीसे जरदान की इतनी भी बाकियों की ताब न लाते इसकी गिरफ्त से निकलने के लिए मचलते हुए खुद से दूर करने लगी। जब जरदान इसके बलाई होंठ पर अपने दांत काटते से तकिए पर लिटाते कोहनियाँ तकिए पर जमाता इसके होंठों को सख्त करते इसकी ज़बान को भी अपने दांतों में लेते हल्के से काट गया और इसे अपनी सांसों के लिए बुरी तरह मशक्कत करते इसकी शर्ट को झंझोड़ते अपनी टांगों से भी मज़ाहमत करने लगी। जब वो अपना सारा वज़न जो अब तक वो अपनी कोहनियों पर डाले हुए था इस पर डालते इसकी पैनिक करती टांगों को अपनी टांगों की गिरफ्त में ले गया। जरदान की इतनी शिद्दत और अपनी रुकती सांसों पर अब अरीसे की आंखों से आंसू निकलकर इसकी गालों पर लड़के तो जरदान शाह भी अपनी शिद्दत कम करता इसके लबों को नरमी से छूता इसकी गर्दन में मुंह जो अब तक छिपाए गहरे सांस लेने लगा। अरीसे गहरे सांस लेने के साथ मुसलसल आंसू भी बहा रहे थे। इतने आंसू कहाँ से आते हैं मेरी जान? जरदान इसके बहते आंसुओं पर इसके ऊपर से उठते बेड की साइड पर लेटे इसका सर अपने कंधे पर रखता दूसरे हाथ से इसके आंसू साफ कर गया। आप अरीसे कुछ बोलने का सोचते शर्म की वजह से सुर्ख हो गई। क्या मैं बहुत रोमांटिक हूँ? अरीसे को अपनी बात मुकम्मल करते ना देख जरदान अपने अल्फाज इनसे जोड़ गया। नहीं, क्या तुम मौका तो दो, फिर ही पता चलेगा कि ये मजनू कितना रोमांटिक है। जरदान इसके चेहरे के हर हिस्से को बेताबी से छूते महसूस करते बोला। जरदान जब अरीसे ने दोबारा अपनी जान फंसती देख रूहानी होती उसे पुकार गई।
لگتا ہے سب کچھ مجھے ہی سکھانا پڑے گا اپنے معصوم سے بچے کو۔ زیدان شاہ کمرے کی لائٹ سے ریموٹ سے ڈیم کرتے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں لے گیا جو اس کی کمر اور کندھوں کو رات اچھا خاصا زخمی کر چکے تھے۔ زیدان دوبارہ سے اس پر جھکتے اس کی شرٹ کی زپ کھولتے اس کی دھڑکنوں کو نرمی سے چھو گیا۔ زیدان مجھے نیند آئی ہے، عریضے کی طرف سے اٹکتے ہوئے بہانہ آیا۔ وعدہ اس کے بعد تنگ نہیں کروں گا، چاہے شام تک سوتے رہنا۔ زیدان اپنی بے باکیاں اس کی گردن سے نیچے گہرائیوں تک دکھاتا فوراً بولا، زیدان مجھے بہت فیور ہے۔ عریضے نے معصومیت سے زیدان کی طرف دیکھتے اگلا بہانہ بنایا، ہاں بہت فیور ہے، مجھے تمہیں اپنی باہوں میں لیے ہوئے اندازہ ہو رہا، اسی لیے تو ابھی میڈیسن دی تھی کہ یہ فیور میری راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ زیدان شاہ نے اس کے ہلکے سے گرم ماتھے پر لب رکھتے مسکراتے ہوئے آنکھ بند کرتے اپنی شرٹ اتار کر بیڈ کی سائڈ پر پھینکی، کمر میں بھی بہت درد ہے۔ اس سے پہلے کہ زیدان اس کے ہونٹوں پر جھکتے مدہوش ہوتے عریضے کی دوبارہ جان ہلکان کرتا، عریضے اس کے سفید مضبوط سینے کو دیکھتے اپنی تھوک نگلتے بچاؤ کا نیا بہانہ سوچتے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھتے معصومیت سے بولی، زیدان شاہ کے جذبوں میں مزید طغیانی کا سبب بنی۔ جب زیدان تھوڑا نیچے ہوتے اپنی دونوں کونیاں اس کی کمر کے پاس بیڈ پر ٹکاتے اپنی تھوڑی ہتھیلیوں پر ٹکائے اس کے پیٹ سے اوپر اس کی طرف دیکھنے لگا، جبکہ اس کی ٹانگیں دوبارہ سے عریضے کی ٹانگوں کو قابو کیے ہوئے تھی۔ جب عریضے نے جھکی پلکوں سے اسے دیکھا، سچی فیور بھی ہے اور درد بھی، وہ اس کی آنکھوں کی شوخی دیکھتے بولی، ہاں فرصت سے سن رہا ہوں کہ اور کیا کیا مسئلہ ہے میری نازک سی گلاب کے ساتھ، تاکہ ایک ہی بار میں سب کچھ حل کر سکوں۔ زیدان نے اب خود کو اپنے ایک ہاتھ پر منتقل کرتے دوسرے ہاتھ سے اپنے بے باکیاں شروع کی، یہاں بھی درد ہے؟ زیدان نے جیسے ہی اس کی گردن پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ نہیں، عریضے فوراً بولی، کیونکہ اسے اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا جو وہ زیدان جیسے ذہین بندے کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہاں بھی ہے درد؟ زیدان نے اس کی دھڑکنوں کو آرام سے سہلاتے عریضے کی ساری باڈی میں اسپارک پیدا کر گیا، نہیں اور کہیں نہیں ہے۔ عریضے اس کا ہاتھ پکڑتے فوراً بولے، گڈ، پھر ٹھیک ہے۔ رہی جھوٹے فیور اور کمر درد کی بات تو میڈیسن لی تو ہے، جی اب ٹھیک ہے۔ عریضے کنفیوز ہونے کی حد کرتی بولی تو زیدان شاہ کا قہقہ دوبارہ سے کمرے میں گونجا، میرا گلاب تو آج اپنی ان معصوم اداؤں سے مجھے پاگل کر کے ہی چھوڑے گا۔ زیدان نے عریضے کی معصومیت سے کی گئی چالاکیوں پر اس کے چہرے پر کسز کی بوچھار کرتے عریضے کی زبان کو بریک لگوایا، اب اگر سب مسئلے ٹھیک ہو گئے ہوں تو اجازت ہے میری جان کہ سچ مچ کے کچھ دردوں سے روشناس کروایا جائے آپ کو۔ زیدان سیکنڈز میں عریضے اور خود کو ہر پردے سے آزاد کرتے کمفرٹ خود پر اوڑھے بولا۔ اس سے پہلے کہ عریضے کچھ بولتی، زیدان اس کے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھتے اس کے ماتھے پر لب رکھتے خود کو اس میں نرمی سے سما گیا۔ جب عریضے اپنے تیزی سے بہتے آنسوں سمیت اپنی چیخ کو روکنے کی ناکام کوشش کرتی، اپنے ہاتھوں کے ناخن اس کی کمر میں گاڑ گئی۔ زیدان شاہ کی نرم قربت بھی عریضے جیسے نازک جان کے لیے برداشت کرنا مشکل تھا۔ جب زیدان اپنی شدتوں میں اضافہ کرتے عریضے کی جان حلق میں اٹکا گیا۔ زیدان عریضے کے آنسو اپنے لبوں سے چنتے اس کے ہونٹوں پر جھکتے جنونی انداز اپنا گیا تو عریضے کو اپنی سانسوں کے اٹکنے کے ساتھ سارے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ آخر زیدان اپنی شدتوں سے خود کو سکون کی وادی میں لاتا پرسکون ہوتا عریضے کی بہتی آنکھوں کو چوم گیا۔ دونوں گہری سانسیں لیتے پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ زیدان نے سرخ چہرہ لیے عریضے کے چہرے کے ہر حصے کو دیوانوں کی طرح چھوتے عریضے کو سنبھلنے کا تھوڑا سا وقت دیتے شدت سے دوبارہ اس میں شامل ہوتا اسے اپنی شدتوں کے سمندر میں غوطے لگوانے لگا۔ عریضے آنسو بہاتے سسکتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپاتی زیدان شاہ کی مزید مدہوشی میں اضافہ کروا گئی۔ زیادہ تر مہمان رات حال سے ہی چلے گئے تھے، بہت کم مہمان تھے جو شاہ حویلی واپس آئے تھے، ان میں زیادہ تر آؤٹ آف سٹی والے تھے
जिन्होंने ने आज निकलना था, क्योंकि ज़रदान और अरीज़े का वलीमा कुछ दिन बाद करना तय किया गया था। इसीलिए सब मेहमानों की इतनी जल्दी वापसी हो गई थी। हज़ार निकसित सा तैयार फ्रेश किचन की तरफ आया और शानज़े को देखते इसकी तरफ बढ़ा। भाभी, एक कप कॉफ़ी मेरे रूम में भिजवा दीजिएगा। ये हुदैबिया कहाँ है? मुझे इससे काम था थोड़ा। हज़ार ने मसरूफ़ से अंदाज में अपने मोबाइल को देखते कहा। इसे फीवर है तो वो रूम में ही है। मैं इसी का नाश्ता लेकर जा रही हूँ। अबरीशा, तुम हज़ार के लिए कॉफ़ी बना के भिजवा देना। नहीं भाभी, अबरीशा को बोलने की ज़रूरत नहीं। हज़ार ने गुस्से से अबरीशा की तरफ देखते कहा, जो ब्लैक रंग के कुर्ते शलवार पर मल्टी रंग का दुपट्टा लिए फ्रेश सी हज़ार के दिल की घंटी को बजा रही थी। क्यों? बस आप खुद दे जाइएगा या फिर किसी मुलाजमा के हाथ भिजवा दीजिएगा। हज़ार भाई, मैं बना देती हूँ। अबरीशा ने रात की बदतमीजी की भरपाई करने की कोशिश करते हज़ार शकोफर की। जब बोल दिया तुम नहीं बनाओगी कॉफ़ी तो समझ नहीं आता। ओह हेलो, तू किस चक्कर में मेरी बहन पर इतना रोब जमा रहा? हज़ार ये कहते इससे पहले कि किचन से बाहर निकलता, जब किचन में दाखिल होता अरहाम हज़ार का रवैया अबरीशा से देखता, कोयलों पर लेटे गुस्से से बोला। शानज़े भाभी भी हज़ार को टोकने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही अरहाम ये सब सुन गया। तेरी बहन मेरी भी कुछ लगती है, समझा? हज़ार को जाने क्यों अरहाम की बात बहुत चुभी थी, इसीलिए वो भी एटीट्यूड दिखाता अपनी दोनों पॉकेट्स में हाथ डाले अरहाम के गुस्से को हवा दे गया, जो रात से ही अनदेखी आग में जल रहा था। मेरी बहन इतनी फालतू नहीं कि हर अरे गरे की खिदमतें करती फिरे। अरहाम बीसी एटीट्यूड से हज़ार के सामने खड़ा हुआ। जब शानज़े भाभी फ़ौरन इनके पास आई, हज़ार तुम हुदैबिया के पास जाओ, इसे फीवर है, मैं तुम्हारी कॉफ़ी भी वहीं लेकर आती हूँ। शानज़े ने हज़ार के कंधे पर हाथ रखे हाकमाना लहजे से कहा। जी भाभी। हज़ार अरहाम को घूरते किचन से निकल गया। तुम नाश्ता करो बैठकर। इससे पहले कि अरहाम इसके एटीट्यूड पर इसका मुंह तोड़ने जाता, शानज़े भाभी इसे रोकते बोली, हुदैबिया को फीवर है, रात से कुछ खबर गिरी ही कर लेना इसकी। शानज़े भाभी ने इसका मूड बदलने के लिए हल्के फुल्के अंदाज से कहा। जी नाश्ता करके जाता हूँ। अरहाम अपने दिल के हाथों मजबूर होते फौरन शानज़े की बात पर आमीन बोल गया। अरहाम और अबरीशा नाश्ता करने के बाद इकट्ठे ही हुदैबिया के रूम की तरफ बढ़े। हज़ार हुदैबिया को बुखार में जलते देख कमरे में बेचैनी से चक्कर लगा रहा था। जब अबरीशा और अरहाम कमरे में दाखिल हुए, हज़ार इन दोनों को देखते मुंह मोड़ गया। छोटी मामा, कैसी तबीयत है अब हुदैबिया की? अरहाम कमरे में पड़े सोफे पर बैठते फिरोज़ा और गुल की तरफ देखते बोला, जो दोनों इस वक्त हुदैबिया के पास बेड पर ही बैठे थे। बुखार है, काफ़ी मेडिसिन दे दी है दुआ ने, लेकिन बुखार ज़रा भी कम नहीं हो रहा। मम्मा, आप किन लोगों को तफसील बता नहीं, जिन्हें मेरी बहन की तबीयत की रत्ती बराबर भी फिक्र नहीं? हज़ार फिरोज़ा के अरहाम को इतनी तफसील बताने पर जलते हुए बोला, क्योंकि पहले भी अरहाम के जाने के बाद जाने कितने दिन तक इसकी बहन ऐसे ही बीमार रही थी, और अब भी इसे खबर मिल गई थी कि वो जल्दी वापस जाने वाला है। लेकिन इस शख्स की जिद और अना को अभी भी फर्क नहीं पड़ा था। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा तो अपना एटीट्यूड अपने पास रख, ज़्यादा बकवास की तो मुंह तोड़कर रख दूंगा। अरहाम यकदम गुस्से से चिल्लाते अपनी जगह से खड़ा हुआ। जब कमरे में मौजूद सब खवातीन सहमते हुए इन दोनों की तरफ देखती कांप गईं। घर में अच्छे खासे मेहमान मौजूद थे। हज़ार तुम जाओ यहाँ से। फिरोज़ा गुस्से से अपने बेटे की तरफ बढ़ती इसे बाहर जाने का इशारा कर गई। मामा, मैं क्यों जाऊँ? जाना तो इस इंसान को चाहिए जिसकी वजह से मेरी बहन का हाल ऐसा हुआ। हज़ार अपनी सुर्ख आंखें अरहाम शाह पर घाटते फिरोज़ा शाह को हल्की आवाज़ लेकिन सख्त लहजे से बोला, ये क्या लगा रखा मेरी वजह से है इसका ये हाल? मानना वो मेरी बीवी है और इसका ये हाल करने का हक मेरे पास ही है, लेकिन यकीन करें साले साहब, अभी तक वो हक इस्तेमाल नहीं किया। अरहाम हज़ार की तरफ बढ़ते इसके कंधे पर हाथ रख के आहिस्ता आवाज़ में बोला। जब हज़ार एक सेकंड ज़ाया किए बिना अपने गुस्से से सुर्ख होते चेहरे से इसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारते, इसके होंठ का किनारा जख्मी कर गया। हज़ार के एक्ट पर कमरे में मौजूद फिरोज़ा, गुलनूर, अबरीशा, हुदैबिया और शानज़े अपनी अपनी जगह से उठती बेसाख्ता चीखी।
जब अरहाम भी बिना एक सेकंड ज़ाया किए हजार की गर्दन दबोचता है, यके बाद देख रहे दो पंच मारते इसका होंठ और नाक जख्मी कर गया। सब खवातीन चीखते हुए इन दोनों की तरफ बढ़ी जो एक दूसरे के खून के प्यासे लग रहे थे, लेकिन इन दोनों ताकतवर जवान मर्दों को इतनी खवातीन मिलकर भी संभाल न पा रही थी, जो इन्हें खुद से दूर करते दोबारा एक दूसरे पर मुक्के बरसा रहे थे। सब खवातीन को लग रहा था अब ऋषा और दिव्या को लग रहा था वो अब भी बेहोश होकर गिर जाएंगे। गुलनूर और फिरोज़ा गुस्से से भरी इन्हें रोकने की कोशिश में थी, क्योंकि आज तक इनके बच्चे इस तरह जगड़ना तो दूर एक दूसरे से बदतमीजी से बात तक ना करते थे। इन सब में शान से भाभी हिम्मत करती फौरन बाहर निकलते, साथ ही कयान और आर्यान के कमरे की तरफ बढ़ी। वो दोनों ही इस वक्त घर पर मौजूद थे। बाकी फाज, सलमान, एहसान, फरकान ऑफिस के लिए और रेहान और दुआ अपनी ड्यूटी पर जा चुके थे, और जरदान और अरीजे अभी तक फार्म हाउस से वापस ही नहीं आए थे। शाहज़े भाभी ने कयान और आर्यान का दरवाज़ा खोलते अंदर दोनों को जल्दी से उठाते बताया, जो गहरी नींद में हड़बड़ा कर उठते। शाहज़े की आधी आवाज़ सुनते शाहज़े के पीछे भागते दिव्या के कमरे में दाखिल हुए। सब बच्चों के कमरे ऊपर वाले पोर्शन में होने की वजह से अब तक नीचे मेहमानों तक कोई शोर नहीं गया था, वरना अब तक काफ़ी तमाशा लग चुका होता इनकी फैमिली का। भाई ये आप लोग क्या कर रहे हैं? कयान और आर्यन यक जुबान चलाते शौक होते तासरात से अपने अपने भाई को रोक गए, जो एक दूसरे को काफ़ी हद तक जख्मी कर चुके थे। कमरे में मौजूद सब खवातीन डर से कांप रही थी। छोड़ मुझे, अरहाम ने आर्यन से अपना बाजू छुड़ाते इसे गुस्से से घूर कर देखा, जिस पर वो फौरन नजरें झुकाता इससे दूर हुआ। कयान ने भी अपने बड़े भाई के बाजू छोड़ दिए कि कहीं अगला पंच इसके मुंह पर ही ना लगे। देख लूंगा तुझे साले। जब अरहाम हजार और दिव्या को घूरते इसके पास जाते, अपनी सुर्ख खून छिलकती आंखों से हजार को जवाब देने का मौका दिए बिना कमरे से निकल गया। हजार भी सब की तरफ देखे बिना सुर्ख चेहरा लिए कमरे से निकल गया। मामा आप लोग परेशान ना हो, आज ज़रा अपने अपने शोहरों को बताते इनके जलाल को जगाएं, जो आप लोगों की वजह से सो चुका है। फिर देखिए कैसे ये दोनों शेर बिगी बिली बनते हैं। आर्यन अपनी नाजुक सी माँ और बहन को गले लगाए फिरोज़ा गुलनूर को बेद वक्त मुखातिब करता शरारत से बोला, बिल्कुल सही बोल रहा मेरा यार, हम भी ज़रा इनकी क्लास होती देखे जो हर वक्त हमारा खून सुखाए रखते हैं। कयान भी अपनी बहन के बहते आंसू साफ करता इसे बेड पर बिठा गया, जो अभी भी बुखार और डर से कांपती दीवार से लगी खड़ी थी। भाभी दिव्या ने मेडिसिन ली है? कयान ने बहन की बिगड़ती हालत पर परेशान होते शानजे से पूछा, जो खुद परेशान सी फिरोज़ा के बराबर बेड पर बैठी थी। दिव्या बच्चे, मैं तुमसे अरहाम के रवैये की माफ़ी मांगती हूँ। जो भी हुआ ये सब नहीं होना चाहिए था। गुलनूर आर्यन के बाजू हटाते रोती हुई दिव्या के पास जाती, इसके आंसू साफ करिए। नहीं मम्मा, इस सब में आपकी क्या गलती है? दिव्या ने गुलनूर के हाथ पकड़ते नम लहजे से कहा। बेशक गुलनूर इसके लिए अरहाम के रिश्ते से बहुत अहमियत रखती थी, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो इससे माफ़ी मांगे। गुल भाभी, मैं जानती हूँ आप दिव्या को बरीशा से कम नहीं समझती। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, अगर अरहाम दिव्या के साथ निभान नहीं करना चाहता तो इसे बोले मेरी बच्ची को छोड़ दे, ताकि वो इस तकलीफ से बाहर आ सके। फिरोज़ा शाह ने करब से कहते अपने आंसू साफ करते, खुद को मजबूत बनाते, बाकी सब नफूस पर सख्ता तारी कर गए। फिरोज़ा की बात पर दिव्या को लगा किसी ने इसे कांटों से भरी राह से खींचते इसके पोर पोर को जख्मी कर दिया हो। वो अरहाम से अलग होना तो दूर, इससे अलग होने का सोचती ही मरने वाली हो जाती थी। और फिरोज़ा शाह अपनी बेटी की ये हालत अच्छे से जानते हुए भी सख्त दिल होते अब किसी फैसले पर पहुंचना चाहती थी, ताकि इसकी बेटी की ज़िंदगी किसी किनारे लगती। फिरोज़ा, तुम अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हो, लेकिन अगर कोई मेरे अरहाम की दुल्हन बनेगी तो वो सिर्फ दिव्या होगी। दूसरी किसी भी सूरत में वो सारी ज़िंदगी अपनी माँ की शक्ल देखने को भी तरस जाएगा। गुलनूर भी खड़े होते हतमी लहजे से कहते कमरे से निकल गई। मम्मा प्लीज़, मुझे रेस्ट करनी है। गुलनूर के जाते ही बाकी सभी दिव्या को तसल्ली देते कमरे से निकल गए।
جب فیروزہ اپنی بیٹی کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرنے کے لیے بولی تو حدیبیہ نے سرے سے ان کی بات سننا بھی ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ اسے ایسا کچھ سوچنا ہی نہیں تھا جس میں وہ ارحام سے دور ہو جاتی۔ ارحام تیار ہوتے جلدی سے گاڑی میں بیٹھا، اسے فوراً ایئرپورٹ پہنچنا تھا۔ وہ گھر میں صرف گلنور کو ایک بار دیکھتے اور سوری بولتے ایئرپورٹ کے لیے کسی کو بھی بنا بتائے اور ملے نکلا تھا، تاکہ وہ اپنی فلائٹ ٹائم سے پکڑ سکے۔ جاری ہے۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کے پاس میرا اگلا ناول کی پہلی قسط پاک دامن بھی آئے گی۔